हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का कर्नाटका और स्पेसिफिकली कहूं तो बेंगलोर का एरिया एक रेगिस्तान में बदल रहा है, एक मरुस्थल में बदल रहा है, डेजर्टिफाइड हो रहा है, तो शायद आपको जानकर आश्चर्य हो। और आश्चर्य आपको तब और भी अधिक होगा जब मैं आपसे यह कहूं कि भाई बेंगलोर के लगभग 125 से ज्यादा तालाब सूख चुके हैं, पानी खत्म हो चुका है और हवा में नमी की मात्रा अपने आप जो है वो अपने स्तर को फ्लक्चुएट कर रही है। तो शायद आपको जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हो और आप गंभीरता से इस बात को सोचें कि भाई इस सब का मुख्य कारण क्या है। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं और सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि भाई ये जो सारी कंडीशन है इसका मेन कारण क्या है। कारण है हमारे ही द्वारा की जाने वाली गतिविधियां। प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पेनिनसुलर इंडिया की जिसे जीवन रेखा कहा जाता है, उस स्थान का नाम है भाई हमारा पश्चिमी घाट अर्थात वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स अर्थात पर्वत। और यह कोई सामान्य पर्वत नहीं है, ये वो स्थान है जहां आप पाएंगे कि भाई उस स्थान से निकलने वाली नदियों से ही पूरा प्रायद्वीपीय भारत अर्थात हमारा ये एरिया पूरी तरह से पोषित होता है। हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब लगातार हो रहा कंस्ट्रक्शन, लगातार हो रहा निर्माण इस स्थान में जो मेन रिसोर्सेस हैं उन्हें खत्म करता जा रहा है। यह वो स्थान है जहां से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इसकी सहायक नदियां जैसे भीमा, तुंगभद्रा ये आदि जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। और डियर, ये वो नदियां हैं जो हमारे दक्षिण भारत की जीवन रेखा है। अर्थात हमारे दक्षिण भारत की जो जीवन रेखा है वो जिस स्थान से आती है वहां पर लगातार हो रहा है डिग्रेडेशन, लगातार हो रहा है उस स्थान के संसाधनों का क्षरण। कारण इंसान की भूख, विकास नामक फल को खाने की। यहां ध्यान से देखें तो आपको कुछ डेटा मैं बताना चाहूंगा जिससे आप इस बात की गंभीरता को समझ पाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग 1973 और 1995 के डेटा को कंपेयर करते हुए हम वर्तमान की स्थिति की ओर बढ़ें तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का वेस्टर्न घाट का एरिया हम रिक्लेम कर चुके हैं। अर्थात हम 40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया के जंगलों को पूरी तरह से काट चुके हैं और उसे एक रहवासी भूमि और नहीं तो औद्योगिकरण करने वाली उस भूमि में बदल चुके हैं जहां से आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों के लिए एक बड़ी मात्रा में कचरा और उस शहर के लिए सांस ना ले सकने वाली वायु छोड़ी जाएगी। और संकट इतना ही सीमित नहीं कि उस वायु के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। सोचकर देखिए, इस 40,000 वर्ग किलोमीटर के अलावा जो जंगल उपस्थित हैं अभी, उनकी हालत ये वायु और ये प्रदूषण क्या करने वाला है। हम ध्यान से देखें तो एक बात को आप नोटिस कर पाएंगे कि ये जो क्षरण है ये लगभग 22 वर्षों में उस स्थान के 25.6% जो वन भूमि है उसे खत्म कर चुका है। और बात गंभीर इसीलिए भी है क्योंकि भाई इसमें से 19.5% जो क्षेत्र है वो सघन वन का क्षेत्र था, वो कोर एरिया था जहां से हवा में नमी और ऑक्सीजन छोड़ी जाती थी। 19% एरिया को हमने कम कर दिया। बड़ा नंबर है भाई ये, और ये नंबर खतरनाक है। वाई? बिकॉज एरिया में जब इस लेवल पर कटाई होती है तो परिणाम विध्वंसक होते हैं। जरा ध्यान से देखें तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। बेंगलोर में बीते कुछ समय से वाटर सिक्योरिटी बिल्कुल समाप्त हो रही है। करोड़ों का फ्लैट लेने वाले वो लोग जो शायद अपनी कार से उतरकर किसी एक स्थान पर जाने पर भी अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हों, वहां पर आप पाएंगे कि लोगों को पानी के लिए लाइनों में लगना पड़ा। रीजन सबसे बड़ा था, जरा पीछे दी हुई इस खबर को देखें। यहां पाएंगे कि लगभग 13,900 बोरवेल्स में से 7,000 बोरवेल्स बेंगलोर में सूख चुके हैं। अर्थात आधे के बराबर बोरवेल्स
बेंगलोर में अब ड्राई हो चुके हैं। ना ही वर्षा से पानी रुक रहा है क्योंकि इस स्थान की चट्टानें कठोर हैं। आगे चर्चा करने वाला हूं इस बारे में भी। जमीन के अंदर बोरवेल भी पानी नहीं बचा पा रहा। अब सोच कर देखिए, किसी स्थान पर मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान का होना किस बात पर आधारित होता है, किस तथ्य पर आधारित होता है किसी स्थान का रेगिस्तान होना। तो जरा पीछे दी हुई इमेज को ध्यान से देखिए। जिस स्थान पर वनस्पतियां उग सकती हैं, फ्लोरा फोना उपस्थित होता है, उस स्थान को हम मरुस्थल नहीं मानते। और जिस स्थान पर वनस्पति नहीं उग सकती, उस स्थान को एक्चुअली में कहा जाता है रेगिस्तान। वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट। और यही स्थिति अब हमें कर्नाटका वाले एरिया में दिखाई दे रही है। कारण बहुत ही सिंपल है, और कारण यह है भाई कि कलेक्टिवली आप नोटिस करें तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई कर्नाटका के एरिया में साल भर वर्षा नहीं होती। अर्थात एक मॉनसून का समय है जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा देखने को मिलेगी। अर्थात अगर यह कर्नाटका की भूमि है तो इस स्थान पर आपको मानसून में जल पर्याप्त दिखाई देगा। लेकिन अब यहां ध्यान से देखिए इस स्थान को। इस स्थान की जो चट्टानें हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पेनिनसुलर इंडिया की वो धारवाड़ चट्टानें हैं जो कि वास्तविकता में विश्व की सबसे कठोरतम चट्टानों का उदाहरण है। यानी कि कर्नाटका राज्य जिस जमीन पर बसा है, उस जमीन के नीचे की चट्टानें विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं और ये आज भी उपस्थित हैं। ये इस बात का संकेत देती हैं कि ये सबसे हार्ड अर्थात सबसे कठोरतम चट्टानें हैं। और कठोरतम चट्टानों का अर्थ समझ लें। इसका अर्थ यह है कि मॉनसून से आने वाला जल इन चट्टानों से होते हुए भूमिगत जल में भाई ज्यादा नहीं बदलता। अर्थात जो भी बारिश होगी वो बारिश होते हुए जो है वो इस सतह से बाहर और आगे की ओर बढ़ेगी। और यही कारण है कि आप पाएंगे कि इस स्थान पर जो नदियां आपको दिखाई देती हैं सभी चलते हुए जो है वो आगे की दिशा में, पूर्व की दिशा में बहती हैं, क्योंकि इसका ढाल उस ओर है। अर्थात पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा कर्नाटक में। परंतु इस समस्या का समाधान भी है इस स्थान पर तालाबों का निर्माण, जो कि एक पॉजिटिव अप्रोच है। अर्थात जो बारिश हो रही है उस बारिश के पानी को तालाब के रूप में उस स्थान पर स्टोर करके आप अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। प्रकृति समस्या बताती है तो प्रकृति उसका समाधान भी देती है। प्रकृति ने समाधान दिया कि भाई इन कठोर चट्टानों का उपयोग आप पानी को स्टोर करने के लिए करें। परंतु यहीं आते हैं हम। वनों की कटाई करके जिस स्थान पर हमने अर्बनाइजेशन करा, उस अर्बनाइजेशन की प्रैक्टिसेस आप इमेजिन करें कि एक बार फ्लश करने पर कितना पानी वेस्ट होता है। उस अर्बनाइजेशन के कारण अंततः आप पाएंगे कि जो बेंगलोर में लगभग 800 तालाब बनाए गए थे, उन 800 तालाबों में से शॉकिंगली 125 तालाब जो है वो सूख गए। और सूखने का कारण केवल गर्मी नहीं है, इनके ड्राई होने का रीजन केवल गर्मी नहीं है। इनके ड्राई होने का एक बड़ा रीजन बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज है। हाई यूजेज है वाटर का, और मैं यूज नहीं, मुझे वर्ड यूज करना चाहिए, मिस यूज ऑफ वाटर। यहां से 125 तालाब जो है वो सूख गए। अर्थात भाई जमीन के अंदर पानी है नहीं, बारिश साल भर होगी नहीं, और हमने जहां उस वर्षा के पानी को करा स्टोर है उसका हम अंधाधुंध कर रहे हैं उपयोग। और इस कारण बेंगलोर में आप पाएंगे कि मैसिव लेवल पर डिग्रेडेशन दिख रहा है, हरित क्षेत्र का भी और शहरी क्षेत्रों का भी। यह डिग्रेडेशन, इस प्रकार का अतिदोहन हमारे एक पूरे राज्य को और हमारी सिलिकॉन वैली को भाई एक रेगिस्तान में बदल रहा है। और यह रेगिस्तान हमारे लिए डरा देने वाला है, क्योंकि यह प्रकृति ने नहीं, इस रेगिस्तान को हमने ही बनाया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप सभी में जागरूकता आएगी इस बात के लिए कि हमें कहीं ना कहीं नेचर के प्रोटेक्शन के लिए वर्क अपने और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देने चाहिए। नो डाउट कि हम कर रहे हैं, नो डाउट हमें विकास करना भी है, परंतु ये विकास किस कॉस्ट पर होगा, ये डेवलपमेंट किस कॉस्ट पर होगा, वो कॉस्ट हमें इमेजिन करनी होगी। आई थिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल है, अर्थात आप एक समझदार स्टूडेंट हैं,
मैं आपको क्यों समझदार कह रहा हूं, उसके पीछे का कारण समझ लें। आपने इस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल इसीलिए बनाया है क्योंकि यह सब्जेक्ट बेसिकली यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हाईली डोमिनेट करता है। अर्थात सब्जेक्ट ऑप्शनल है, मेंस में हेल्प करेगा, यह सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। लेकिन इस सब्जेक्ट की सबसे बड़े एज को आप जानते हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट अगर आपका है तो यूपीएससी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लगभग 30 प्रश्न पूछा करती है ज्योग्राफी और एनवायरमेंट। अर्थात एनवायरमेंट वो सब्जेक्ट जिसके प्रश्न खासा टफ होते हैं, लेकिन वो अदर के लिए, आपके लिए देवर लाइक अ पीनट, आपके लिए बेहद आसान होने वाले हैं, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शन लेने पर एनवायरमेंट के पूरे सिलेबस को और भी ज्यादा गहराई के साथ पढ़ते हैं, और भी ज्यादा डेप्थ के साथ पढ़ते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की होती है इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, और ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए खासा वर्क करती है इवन इन योर प्रीलिम्स। अर्थात ज्योग्राफी ऑप्शनल का होना आपके प्री के क्वालिफाई होने की एक प्रकार से गारंटी है। इसी तरीके से आप पाएंगे कि इस ऑप्शनल को लेते हुए आप 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं यूपीएससी में, अगर आप क्वालिटी मैनर में इस सब्जेक्ट को, इस ऑप्शनल को कवर करें। इस ऑप्शनल को क्वालिटी मैनर पे कवर करने पर आप बहुत आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको रैंक दिलाने के लिए आवश्यक है। 300 प्लस मार्क्स का स्कोर करना प्लस प्री के लिए आपको क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाने का एक अच्छा माध्यम ज्योग्राफी ऑप्शनल है, और यह आपका वेट कर रहा है। ध्यान दीजिए कि लगभग अगर मैं आपसे कहूं कि 30 जून स्पेसिफिकली, भाई 30 जून से इन बैचेस में जो क्लासेस हैं, क्लासेस तो पहले से स्टार्ट है, बट 30 जून से इसमें एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएंगे। अर्थात 30 तारीख के बाद आप इन बैचेस का पार्ट नहीं बन पाएंगे। सो डियर, आप लेट हो रहे हैं। ध्यान दें, अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 2 कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। पहला तो 30 जून के पहले आपको इसमें रजिस्टर करना होगा, और दूसरा जो कॉस्ट आपको यहां शो हो रही है, अर्थात 15,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, आपको यूज करना है AK लाइव कोड का। आप इस कोड का यूज करिए और इस कोड के माध्यम से इन बैचेस का पार्ट बनिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऑप्शनल आपकी पूरी जर्नी को चेंज कर देगा। इस उम्मीद के साथ कि वो सभी एस्पिरेंट जो समझ के आधार पे आईएएस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, मैं उन सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।